नमस्कार प्यारे बच्चों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी करंट की श्रृंखला चल रही है उसी को अनवरत आगे चलाए रहेंगे। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत देखा, लेकिन कमेंट भी करिए जो भी आपको अच्छा लगा या जो भी उसका पॉइंट अच्छा लगा या जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इनको आंसर ज़रूर किया करिए। इससे हमें भी थोड़ा सा आत्मविश्वास मिलता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चे आगे उससे कुछ सीख रहे हैं ना। तो ये सारा एकदम कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आज आपको जो है उसी श्रृंखला में जो करंट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए करंट में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों जनवरी 2021, है ना। जैसा हमने आपको बताया था कि पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर 2020 में करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से अपना स्टाइल, सबसे पहले एक नाम देखते हैं और आज वो नाम है सबसे पहले मकरविलक्कू। देखो नाम बड़ा अजीब सा लगता है, क्या नाम है? मकरविलक्कू। और इसी पे आधारित प्रश्न बन सकता है कि बताइए मकरविलक्कू क्या है। तो देखो यूं तो मकरविलक्कू एक प्रकार की रोशनी को कहते हैं। मकरविलक्कू है क्या? ये बच्चों केरल का एक त्यौहार है ना। केरल का एक त्यौहार है, इसको कहते हैं मकरविलक्कू। और इसका अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि इसका अर्थ क्या होता है तो जान लो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की रोशनी। एक विशेष प्रकार की रोशनी, एक अलग प्रकार की रोशनी को हम लोग मकरविलक्कू कहते हैं। और यह त्यौहार केरल में जो है सबरीमाला मंदिर पर, है ना, एक मंदिर है केरल का, सबरीमाला मंदिर पर ये त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ पर एक विशेष प्रकार की रोशनी दिखती है और उसी को लोग कहते हैं मकरविलक्कू का त्यौहार। तो ये तो बात हो गई बच्चों हमारे करंट की कि करंट में हमसे क्या पूछा जाएगा, मकरविलक्कू। लेकिन इतने से तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, हमें जानना होगा केरल के बारे में। तो देखो केरल से जो चीज़ें आप लोग जानते हैं फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? एक पेरियार यहाँ पर झील है, एक इडुक्की यहाँ पर झील है ना। और यहाँ पर बच्चों क्या है? यहाँ पर जो है और भी एक दो अष्टमुदी एक झील पड़ती है ना। तो इस तरीके से केरल को झीलों का प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? केरल को झीलों का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है एक त्यौहार होता है जिसको ओणम कहते हैं। ओणम के त्यौहार पर क्या होता है बच्चों? नौका रेस होती है। केरल की नौका रेस विश्व प्रसिद्ध है, एनसीईआरटी की किताबों पर छपकर आया करती थी। ये कई बार पहले जो डीडी नेशनल चैनल चलता था उस पर दिखाई जाती थी। तो ये बहुत फेमस है। ओणम त्यौहार पर यहाँ नौका रेस होती है। अब देखो जैसे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी होती हैं कि यहाँ पर साइलेंट वैली नाम का एक नेशनल पार्क भी है ना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार भी है। तो इस तरीके से यहाँ के आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ याद रख लो कि केरल में ही हमारा एक हॉट स्पॉट क्षेत्र भी पड़ता है। अब हॉट स्पॉट क्या होता है ये हम आपको पिछले कई वीडियो में बता भी चुके हैं, आगे भी पर्यावरण के वीडियो में बताएंगे। हॉट स्पॉट एक विशेष संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर जो जलवायु विविधता होती है और वनस्पतियों की विविधता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और लोकल की वनस्पतियों की अधिकता होती है। ऐसा क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाता है। भारत में कुल 4 हैं जिनमें से एक आपके केरल के क्षेत्र में पड़ता है। तो टॉपिक क्लियर हो गया मकरविलक्कू का भी और केरल का भी। तो यहाँ से हमारी ये चीज़ें हमको पता चल गई। अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको तुरंत जो है रफ कर देते हैं, है ना। हो बेगा, चलो इसको जो है अब रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, तुरंत जो है दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मकरविलक्कू क्या है? एक त्यौहार है। कहाँ का? केरल का। पिछले वीडियो में हमने आपको एक और त्यौहार केरल का बताया था, है ना, जिसको क्या कहते थे हम लोग, जो है पोंगल, है ना। तो पोंगल हो गया। इसके बाद अब देखिए अगला नाम क्या है। अगला नाम है बच्चों आपके लिए असमी, है ना। अगला नाम क्या है? असमी है। तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि असमी निम्न में से क्या है? नई कोई एक्ट्रेस है, या जो है चांद पे जाने वाली कोई महिला है, या कोई नया सुपर कंप्यूटर है, कोई नया अस्त्र शस्त्र है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि असमी क्या है। यह बच्चों एक स्वदेशी, समझ रहे हैं ना, स्वदेशी पिस्टल है ना, स्वदेशी मशीन पिस्टल है। समझ गए बात को?
ये स्वदेशी मशीन पिस्टल है पहली। भारत में इससे पहले मशीन पिस्टल नहीं बनते थे। अब आप तो कहेंगे इतने सारे पिस्टल वो लिए घूमते हैं, कालीन भैया का पिस्टल का ही धंधा था। नहीं तो वो पिस्टल नहीं, ये DRDO की बनी हुई अलग से पिस्टल होती हैं जो मशीन पिस्टल, एक बार में कई राउंड फायर करने की इनमें क्षमता होती है, अत्याधुनिक होती है। तो ऐसा स्वदेशी मशीन पिस्टल हमारे यहाँ पहला बना है और इसका नाम क्या है, अस्मी है। तो इसे बनाने वाली कौन है, इसे बनाया है बच्चों DRDO ने, है ना। चर्चा करेंगे अभी DRDO क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अस्मी का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है बच्चों गर्व, आत्मसम्मान, है ना, और जो है कड़ी मेहनत। ये जो है इसका अर्थ है किसका, अस्मी का। और इसके बाद अब जान लेते हैं कि DRDO क्या है। DRDO की बच्चों स्थापना 1958 में होती है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये आपके G सतीश रेड्डी हैं। इनको भी आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। जानने का मतलब इनका नाम जानते होंगे, वैसे तो कोई आपके ये रिश्तेदार नहीं लगते। तो अध्यक्ष कौन है इसके, G सतीश रेड्डी हैं। अच्छा, अब एक बात होती है कि ध्येय वाक्य क्या है आपके DRDO का ध्येय वाक्य क्या होता है, तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। ये आपके DRDO का प्रमुख ध्येय वाक्य है। अब यहाँ पर इसका आप समझेंगे, जिसका फुल फॉर्म तो बताया ही नहीं, तो अगर आपको पता नहीं है ना तब फिर आप मूर्ख हैं। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों जो है इसका फुल फॉर्म है DRDO का। और ये आपको याद होना चाहिए। वैसे यकीन मानिए इतना सिंपल चीज़ आएगा नहीं परीक्षा में। परीक्षा में G सतीश रेड्डी आपसे पूछ सकता है, हाँ ये बलस्य मूलम विज्ञानम आपसे पूछा जा सकता है। और एक बात पूछा जा सकता है कि DRDO अपने सभी परीक्षण कहाँ करता है, तो DRDO के सभी परीक्षण व्हीलर द्वीप पर होते हैं। और व्हीलर द्वीप का बच्चों दूसरा नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, क्योंकि ये थे हमारे इंडिया के मिसाइल मैन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे देश की मिसाइल वुमेन कौन है हिम्मत बताओ कमेंट में। तो परीक्षण इसका कहाँ होता है, सब व्हीलर द्वीप पर होता है, जिस पे APJ अब्दुल कलाम इसका नाम है। और ये कहाँ पर है व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा के बच्चों सामने पड़ता है। अब बताओ उड़ीसा के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, हम आपको लगभग करंट के सभी वीडियो में बताते हैं। ये है इसमें कौन, भितरकनिका, और भितरकनिका के साथ कौन है, सिमली पाल है। भितरकनिका, सिमलीपाल, दो नेशनल पार्क हैं उड़ीसा के अंदर। और इस तरीके से उड़ीसा में कौन है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप पे कौन है, DRDO ने क्या बनाया, अस्मी। बात चली है अगर DRDO की, तो लगे हाथ एक दो बातें और हम आपको बता देते हैं। इसका फटाक से नीचे का इतना जगह का जो है स्क्रीनशॉट मार लेना, ये यहाँ से हटने वाला है। DRDO ने बच्चों एक नई चीज़ और बना डाली है, इसको नाम है इसका रक्षिता। रक्षिता क्या है, ये ऐसा मान लीजिए दुनिया में पहली बार DRDO ने किया है। ये है आपकी बच्चों बाइक एम्बुलेंस। बाइक एम्बुलेंस का मतलब क्या है, जैसे कहीं पर दंगा हो गया, या मान लीजिए कहीं हमारी आर्मी ऐसी जगह लगी है, कहीं चट्टान वाली जगह पर लगी है, घायल हो गया है सिपाही, अब उसके लिए वो वही करती हुई तो एम्बुलेंस जाने से रही, वहाँ जा नहीं पाएगी। अब क्या होगा कि एक तो जो है वो आदमी घायल, और उसको नीचे ले जाने के लिए कम से कम मिनिमम 2 आदमी तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से कितने 3 आदमी कम हो जाते हैं। तो अब क्या है कि एम्बुलेंस है किस पे, बाइक पे। बाइक पे इस प्रकार की सुविधा बना दी गई है कि उस पे घायल व्यक्ति को बिठाया जा सकता है और त्वरित गति से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। इससे हमारे जवानों के जीवित रहने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छा काम किया है। नाम याद रखना क्या, रक्षिता। देखो यहाँ भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, रक्षिता दे के पूछेगा कि क्या ये नई पिस्टल तो नहीं है। जिन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से टॉपिक क्लियर नहीं किया है वो कंफ्यूज रहेंगे कि रक्षिता क्या है, वो अस्मी क्या है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अस्मी क्या है, पिस्टल है, और रक्षिता क्या है, ये जो है बाइक एम्बुलेंस है।
बोलो बात क्लियर हो गई। तो अब इसका आप फटाक से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत जो है हम इसको फिर मिटा दें। ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग तुरंत ही हटा देते हैं। तो समझ में आ गया, असमी राइफल और असमी राइफल के साथ रक्षिता नाम की जो है एम्बुलेंस। देखिए अगला आपके लिए जो पॉइंट है आज का, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका सुलावेसी द्वीप। और ये जानना ज़रूरी है कि ये सुलावेसी द्वीप अचानक चर्चा में क्यों आया है और ये कहाँ का द्वीप है। तो याद रखना बच्चों, जो ये सुलावेसी द्वीप है यह इंडोनेशिया में मिला। ये कहाँ का द्वीप है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। कौन, सुलावेसी। अच्छा, अब बात आती है कि भले ही ये इंडोनेशिया का है लेकिन ये अचानक से चर्चा में क्यों आ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला है, इस द्वीप पर, समझ रहे ना, इस द्वीप की जो गुफाएं हैं, इस द्वीप पर सबसे प्राचीन चित्रकारी पाई गई है। जो गुफाओं में चित्र बना देते थे पुराने लोग, तो सबसे प्राचीन चित्रकारी पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है, तो जान लीजिए ये आपकी जो है सुलावेसी द्वीप पर पाई गई है, जो कहाँ पर है मेरे बच्चों, इंडोनेशिया में है। अब यहाँ से हमें जानने के लिए और क्या ज़रूरत पड़ती है, ये तो हमने सुलावेसी द्वीप के बारे में जान लिया। अब यहाँ पर जो है बात है कि चित्र जो बनते भी हैं वो किसके बने हैं, किस जानवर के चित्र बने हैं। तो देखना बच्चों, ये सूअर के चित्र हैं। किसके हैं, सूअर के चित्र हैं। और सूअर को जो है लाल रंग से जो है दिखाया गया है। अब इसके बाद आपके जानने की चीज़ें क्या, देखो ये तो करंट हो जाता है, लेकिन करंट के बाद आपसे क्या चीज़ें इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि भारत के सबसे प्राचीन चित्र, भारत के मेरे बच्चों सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से मिलते हैं। तो जान लेना ये चित्र आपको बच्चों कहाँ से, भीम बेटका की गुफाओं से मिलते हैं। नाम रट लेना, भीम बेटका की गुफाओं से मिलते हैं। अब भीम बेटका की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, तो ये आपकी भोपाल के पास पड़ती हैं। भोपाल किस प्रदेश की राजधानी है, एमपी की राजधानी भोपाल, और भोपाल के पास है भीम बेटका की गुफाएं। विंध्य पर्वत श्रेणी में, जान लीजिए कौन सी श्रेणी में, विंध्य पर्वत श्रेणी में पड़ती हैं। किसकी गुफाएं हैं, भीम बेटका की। इनमें क्या मिले हैं, बहुत पुराने चित्र मिले हैं, भारत के प्राचीन चित्र। नाम आया है बच्चों एमपी का, तो एमपी के बारे में दो चार बातें अगर न जानी तो सब बेकार है। देख लो, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, नेशनल पार्क देख लेंगे एमपी में कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क को तो जहाँ मिले तुरंत उठा के पटक देना है। कान्हा है ना, और कौन है, बांधव है, बांधव के बाद माधव है, माधव के बाद पेच है, पेच के बाद पन्ना है, पन्ना के बाद संजय है, संजय के बाद सतपुड़ा है ना। इतने तरह के नेशनल पार्क, इतने नाम के नेशनल पार्क एमपी में बच्चों हैं इस समय। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ की एक प्रमुख नदी कौन है, नर्मदा है। और नर्मदा के ऊपर कौन सा बांध बना, कौन सा जलप्रपात बनता है, तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। याद कर लेना, धुआंधार जल प्रपात बनता है। जिसका एक और नाम पड़ता है, इसको कपिल धारा भी कहते हैं। ये बातें अपने दिमाग की गहराइयों में उतार देना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न का फंसना उतना ही आसान है जितना जो है, इसे मान लीजिए कि जो हाथ में लिए रहते हो ना फल की चाट, उस पर पेन घुसाते हो तो किसी न किसी में घुसनी है। ऐसे ही यहाँ पे जो है ऐसे मान लो कि यहाँ से कोई ना कोई बात परीक्षा में फंसनी ही फंसनी है, ठीक है ना। तो ये क्लियर देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ से कोई प्रश्न मिल जाएगा। फटाक से इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद इसको जो है मिटा देते हैं, है ना। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसको जो है हटा देते हैं।
याद हो गए ना, एक एक पॉइंट याद कर लेना। मैं पर डे आपको ऐसे मान लो कि 10-12 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन वो 10-12 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ से प्रश्न बनने का पूरा पूरा चांस है। एक कॉपी बना लो जिसमें ये सब लिखते रहेंगे। आगे देख लीजिए, अगला बच्चों आपके लिए पॉइंट है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, ये नाम देखो, ये क्या है बच्चों, ये एक पत्रिका है। किसकी? स्वामी विवेकानंद की पत्रिका है। कौन सी? प्रबुद्ध भारत, है ना। तो इसका अभी क्यों प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न आपके दिमाग में तो अभी बन गया होगा। तो क्योंकि बच्चों इस पत्रिका के इसके 125 साल पूरे हो गए हैं, तो इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 125 साल इसके पूरे हो गए हैं। इस वजह से क्या है कि यहाँ से इस प्रश्न बनना एक साधारण सी बात है। तो जान लेंगे किसके बारे में। अब अकेला इससे ही नहीं, स्वामी विवेकानंद से भी प्रश्न बन सकता है। तो जान लीजिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो ये सबको पता है कि जो है इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? बंगाल के अंदर हुआ था। संन्यास कब धारण किए थे? 1886 में। अब इन्होंने जो है शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 1893 में लिया था। वेदांग सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1896 में की थी। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये स्थापना इन्होंने 1897 में की थी। इसके बाद जान लीजिए इन्होंने क्या कहा था, ये हम सभी लोग जानते हैं। क्या? उठो और उठो, जागो, है ना, और तब तक न रुको, और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, है ना। और इस वाक्य की इस वक्त आप लोगों को ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये सारी बातें जान लेनी है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? इनका नाम तो नरेंद्र था, है ना। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अब बात आती है इनको ये नाम किसने दिया था? खेतड़ी के राजा थे। राजस्थान में बच्चों एक जगह पड़ती है खेतड़ी, है ना। खेतड़ी से क्या निकलता है? तांबा निकलता है। एक एक शब्द जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चूरन चटनी की बातें करूँगा नहीं आपसे। खेतड़ी के राजा थे कौन? अजीत सिंह। इन अजीत सिंह ने कहा था कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये नाम सूट नहीं करता इतने बड़े सम्मेलन के लिए। तो स्वामी विवेकानंद का नाम इन्हीं ने दिया था और स्वामी जी ने इसको स्वीकार कर लिया था। तब वहाँ जाकर ये जीरो के टॉपिक पे ऐसा बोले थे। पूरा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे विवेकानंद जी का, उसमें ये सब बातें बताएंगे। फिलहाल इससे ये बातें आपको जाननी ज़रूरी है। फिर सुन लो, 63, 86, 93, 96 और 97 की डेट आपको भूलनी नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इनको लेके अक्सर और पूछ दिया जाता है कि इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस बच्चों इनके गुरु थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और लगे हाथ जान लो कि रामकृष्ण परमहंस के जो मिशन था इसके कितने मुख्यालय थे? 2 थे। एक बेल्लूर में था कलकत्ता के पास, और दूसरा जो है मायावती नामक स्थान था। कहाँ पर? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो इतना टॉपिक इसका फटाक से चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे पॉज करके लिख लो, मर्जी आपकी है। अब इसको कर देंगे क्या? साफ। और साफ करने के बाद तुरंत और हम 1-2 पॉइंट आपको फटाफट बता देते हैं। ज़्यादा समय आपका ख़राब होगा नहीं पर डे, लेकिन इतना समय करंट को पर डे देना ही देना है। अगला नाम जान लीजिए, स्वामीनाथन जानकी राम। अगला नाम क्या है? स्वामीनाथन जानकी राम। ये जो है आपके लिए एक बढ़िया नाम है। ये क्या बने हैं इस समय बच्चों? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कौन? यही व्यक्ति जिनका नाम हमने अभी लिख दिया है। तो बात आती है कि इस समय SBI का बच्चों चेयरपर्सन कौन है? याद रखना दोनों अधिकारी अलग अलग होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होता है और ये आपके अलग होते हैं। कौन है? दिनेश खारा। दिनेश खारा है। अब इस समय आप जानते हैं कि जो SBI है
ये जान लेना, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। सार्वजनिक बैंक के, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो वो मेरे प्यारे लाडलो यही है। कौन? SBI। कुल कितने हैं? कुल याद रखना 12 बैंक अभी तक बचे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है ना। ये कौन है? स्वामीनाथन जानकी राम। बोलो बात पूरी समझ में आ गई। तो अब जो है इतने पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, ज़्यादा पॉइंट मैंने दिए नहीं हैं, लेकिन इतने पॉइंट आपको 100% कल तक तैयार कर लेने हैं, क्योंकि कल मैं इतने ही पॉइंट आपको फिर दे दूंगा, उनके साथ जुड़ी हुई तमाम सारी नॉलेज भी। तो इससे आपकी एक अलग ऐसी कॉपी तैयार हो जाएगी जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। बात क्लियर हो गई? अब इसको अभी के अभी तैयार कर लीजिए। आप कल मिलेंगे।